नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। 18 फरवरी 2007, समय रात के 11:53। दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर पानीपत के दीवान रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन में जोरदार धमाका हुआ जिसमें 68 लोग मारे गए थे और इन 68 लोगों में 42 लोग पाकिस्तान के भी शामिल थे। ये ट्रेन थी समझौता एक्सप्रेस। इस ब्लास्ट में 8 आरोपियों के नाम सामने आए जिसमें एक की हत्या हो गई, 3 आरोपी आज तक अरेस्ट नहीं हो पाए और बाकी के 4 आरोपियों को 12 साल बाद सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। दोस्तों, 18 फरवरी 2024 को इस ट्रेन ब्लास्ट की 70वीं बरसी थी। समय और संसाधनों की कमी की वजह से कई बार वीडियो 1-2 दिन लेट हो जाती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि साथ के साथ तारीख भी मेंशन कर दूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समझौता एक्सप्रेस ट्रेन ब्लास्ट केस के बारे में और जानेंगे कि कैसे एक सूटकेस कवर से आरोपियों तक पहुंच गई थी पुलिस, लेकिन फिर भी कोई भी दोषी इसमें नहीं पाया गया और किसी को भी सजा नहीं दी गई। दोस्तों, 13 दिन चले भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया था। पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के बाद एक नए देश का जन्म हुआ था जिसे हम आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। कई महीने चली बातचीत के बाद जून-जुलाई 1972 में भारत पाकिस्तान शिखर बैठक शिमला में संपन्न हुई और इसी बैठक में हुआ था शिमला समझौता। और इसी समझौते के तहत 22 जुलाई 1976 को भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवा शुरू की गई थी जिसका नाम था समझौता एक्सप्रेस ट्रेन। सबसे पहले मैं इस ब्लास्ट केस के बारे में मोटी मोटी बातें बता देता हूं। इस केस में 5 साल में चार्जशीट दायर की गई थी और फाइनल डिसीजन आने में करीब 12 साल लग गए थे। 18 फरवरी 2007 में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हुए थे जिसमें बच्चे भी शामिल थे। 19 फरवरी 2007 में इस ब्लास्ट को लेकर हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और 20 फरवरी 2007 को 2 सस्पेक्ट्स के स्केच जारी किए। इसके बाद 29 दिसंबर 2007 को इस ब्लास्ट के मेन एक्यूज्ड की मध्य प्रदेश में हत्या कर दी गई। 15 मार्च 2007 में इस केस को लेकर इंदौर से एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया गया और 26 जुलाई 2010 में यह मामला एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद 26 जून 2011 में चार्जशीट दाखिल की गई जिसमें नभा कुमार उर्फ स्वामी असीमानंद, सुनील जोशी, रामचंद्र कालसंग्रा, संदीप डांगे और लोकेश शर्मा का नाम शामिल था। उसके बाद 15 दिसंबर 2012 को राजेंद्र चौधरी नाम के एक और व्यक्ति को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अगस्त 2014 में असीमानंद को जमानत दे दी गई। 6 मार्च 2019 को एनआईए कोर्ट में इस केस की बहस पूरी हुई और 20 मार्च 2019 को सबूतों के अभाव के चलते सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। दोस्तों, 18 फरवरी 2007 की रात 10:50 पर समझौता एक्सप्रेस पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से पंजाब के अटारी स्टेशन के लिए रवाना हुई थी। क्योंकि इस ट्रेन को पाकिस्तान जाना था इसलिए ट्रेन में ज्यादातर पाकिस्तान के ही यात्री थे। रात 11:53 पर हरियाणा में पानीपत के पास दीवान स्टेशन से गुजरते हुए इसके 2 जनरल डिब्बे GS 03431 और GS 14857 में बम ब्लास्ट हो गया। यह ब्लास्ट IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। इस ब्लास्ट की वजह से ट्रेन में आग लग गई जिसमें कुल 68 लोगों की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हो गए थे जिसमें कई बच्चे भी शामिल थे। मरने वालों में ज्यादातर पाकिस्तान के ही लोग थे। दोस्तों, जिस समय ये ब्लास्ट हुआ उस समय हरियाणा पुलिस के IG VN राय के नेतृत्व में इस मामले की जांच के लिए SIT बनाई गई। SIT को जांच के दौरान दूसरे डिब्बे से 2 सूटकेस मिले जिसमें 2 जिंदा बम थे जिसमें से एक को डिफ्यूज कर दिया गया और दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। शुरुआत में SIT को लगा कि इस मामले में पाकिस्तान के किसी आतंकी मॉड्यूल का हाथ है। SIT चीफ VN राय ने बताया कि हमने सूटकेस की जांच की तो उसके कवर से हमें सुराग मिला। बैग के इनर साइड में हाथ से लिखा था अपोलो 600। इसके अलावा बैग में जो सामान था उसकी जांच की तो कड़ी से कड़ी मिलाकर हमारी खोज इंदौर पर खत्म हुई। SIT की टीम इंदौर पहुंची और लोकल पुलिस की मदद से इंदौर की कोठारी मार्केट में उस दुकान को खोज लिया गया जिसका मालिक हिंदू था और उस दुकान पर काम करने वाले 2 कारीगरों में से एक हिंदू था और दूसरा मुस्लिम था। VN राय ने बताया कि शुरुआत में तो वो हमें कुछ नहीं बता पाए लेकिन 2 दिन बाद हमने उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया कि कुछ नहीं होगा तुम्हें अगर तुम सब सच सच बता दोगे तो, लेकिन तब भी वो लोग कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। उसके बाद SIT ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और जब हरियाणा लाकर पूछताछ की गई तो दोनों ने बताया कि 4 दिन पहले यानी जिस दिन ये हमला हुआ था उससे 4 दिन पहले ये सूटकेस खरीदे गए थे। सूटकेस खरीदने वाले मुस्लिम नहीं लग रहे थे और उनकी बातचीत से लग रहा था कि वो आसपास के ही रहने वाले हैं क्योंकि इंदौरी बोली जो है उसके अंदर वो बात कर रहे थे। इसके बाद SIT ने उन दोनों आरोपियों के स्केच बनवाए और 20 फरवरी को वो स्केच पब्लिश कर दिए गए। इसके बाद दोनों बैग कारीगरों को भी छोड़ दिया गया। इसके बाद SIT ने तेजी से जांच शुरू की और महीने भर के अंदर ही उन्हें सारे आरोपी और बम बनाने के ठिकाने
जाने तक की लोकेशन मिल गई। आगे की पूछताछ में पता चला कि समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट करने वाले लोग हैदराबाद की मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह और मालेगांव धमाकों में भी शामिल रहे हैं। समझौता मामले की जांच में हरियाणा पुलिस और महाराष्ट्र एटीएस को अभिनव भारत नाम के एक संगठन के इस पूरे स्कैंडल में शामिल होने के भी संकेत मिले थे। इसके बाद 26 जुलाई 2010 को यह केस नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दिया गया। एनआईए की चार्जशीट से पता चला कि देश के अलग अलग मंदिरों पर हुए हमले का बदला लेने के लिए समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट किया गया था। जांच में 8 आरोपी स्वामी असीमानंद उर्फ नब कुमार सरकार, सुनील जोशी, रामचंद्र कलसांगरा, संदीप दांगे, लोकेश शर्मा, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी और अमित उर्फ रमेश वेंकट महालकर के नाम सामने आए। एनआईए की जांच में पता चला कि लोकेश शर्मा और राजेंद्र चौधरी ब्लास्ट से एक दिन पहले यानी 17 फरवरी को इंदौर में अमित के कमरे पर पहुंचे थे और वहां रामचंद्र काल सांगरा ने लोकेश, अमित, कमल और राजेंद्र को फर्जी नामों वाले टिकट और आईईडी से भरे 4 बैग सौंपे। इसके बाद रामचंद्र ने अपनी मारुति वैन से चारों को इंदौर स्टेशन छोड़ा और इंदौर से चारों 18 फरवरी को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां चारों पुरानी दिल्ली के पास एक जगह पर 2 अलग अलग कमरों में ठहरे थे। ये ऐसे कमरे थे जहां कई लोग जमीन पर गद्दा बिछाकर रह रहे थे, मतलब एक से ज्यादा लोग थे। शाम को अमित ने सूटकेस के बम का टाइमर सेट किया और वहीं दूसरी तरफ लोकेश ने भी दोनों सूटकेसों में टाइमर सेट करने की कोशिश की, लेकिन वहां दूसरे लोगों की मौजूदगी होने से वो ठीक से उसको सेट नहीं कर सका। जब उसने ये बात अमित को बताई तो दोनों ने होटल पे ऊपर चढ़ने वाली सीढ़ियों पर अपने दोनों सूटकेस बदल लिए। समझौता एक्सप्रेस पहले से ही प्लेटफॉर्म नंबर 18 के आउटर पर खड़ी थी। अमित और राजेंद्र 2 अलग अलग जनरल डिब्बों में चढ़े और सूटकेस रख दिए। इसके बाद नजर बचाकर ट्रेन से उतरे और जयपुर जाने वाली खड़ी ट्रेन में बैठ गए। इसके बाद समझौता एक्सप्रेस अपने तय समय पर रवाना हुई और रास्ते में पानीपत के पास ब्लास्ट हो गया। दोस्तों, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दावा किया था कि असीमानंद मंदिरों पे हुए हमलों में बम का बदला बम से लेना चाह रहे थे और वही मुख्य साजिश करता थे। ब्लास्ट के लिए पैसों का इंतजाम भी उन्होंने ही किया था। चार्जशीट के अनुसार असीमानंद ने इस काम के लिए सुनील जोशी को 25,000 रुपए दिए थे। इस मामले में सिर्फ 4 आरोपी स्वामी असीमानंद, कमल चौहान, राजेंद्र चौधरी और लोकेश शर्मा पर ही केस चलाया जा सका। अन्य जो आरोपी थे उनमें से सुनील जोशी की 2007 में हत्या हो गई थी। बाकी 3 आरोपी रामचंद्र कलसांगरा, संदीप दांगे और अमित आज तक फरार हैं, पकड़े नहीं गए। इसके बाद एनआईए की विशेष अदालत ने 20 मार्च 2019 को सबूतों के अभाव में स्वामी असीमानंद सहित 3 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट का अपने फैसले में कहना था कि एनआईए अपराध साबित करने में विफल रही। दोस्तों, ट्रेन ब्लास्ट के इस मामले में कुल 229 गवाह सामने आए थे, जिसमें से 224 गवाहों ने अदालत में गवाही दी थी। इन 224 गवाहों में से 21 गवाह पहले से दर्ज कराए गए अपने बयान से पलट गए और 53 को एनआईए ने छोड़ दिया। 9 गवाहों की मुकदमे के दौरान मौत हो गई और 13 गवाह पाकिस्तान में थे। बचाव पक्ष के वकीलों में से एक ने बताया कि एजेंसी घटना की कड़ी जोड़ने में विफल रही क्योंकि कथित साजिश के उनके मुख्य गवाहों ने मामले का समर्थन नहीं किया। कैसे नहीं किया? क्योंकि उनके गवाहों में से 70-80 गवाह ऐसे थे जिन्होंने केवल शवों की पहचान की थी या पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसमें ज्यादातर शामिल थे। इसके अलावा अदालती सम्मन और विदेश मंत्रालय से संपर्क करने के बावजूद पाकिस्तानी गवाह कभी भी कोर्ट में पेश नहीं हुए। एनआईए ने कहा कि सम्मन के लिए पाकिस्तान सरकार से 3 बार संपर्क किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दोस्तों, इस पूरे ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद को मुख्य आरोपी बताया गया है। असीमानंद का ब्लास्ट का खेल में लंबा चौड़ा रिकॉर्ड रहा है। इनका नाम 2007 के अजमेर ब्लास्ट केस में भी आया था, जहां से इनको एनआईए ने मार्च 2017 में बरी कर दिया गया। उसके बाद जुलाई 2018 में भी स्वामी असीमानंद समेत 5 लोगों को हैदराबाद स्थित मक्का मस्जिद में धमाके करने की साजिश रचने के आरोप में पकड़ा गया था और उसके बाद वहां से भी इनको बरी कर दिया गया था। और इसके बाद समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट केस में भी मुख्य आरोपी होने के बावजूद असीमानंद को बरी कर दिया गया। आखिर एक इंसान की किस्मत इतनी तेज कैसे हो सकती है? क्या लगता है आप लोगों को? क्या बड़ी नेता नगरी का हाथ है असीमानंद पर? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसे एक आदमी को मेन एक्यूज्ड होने के बावजूद बार बार बरी कर दिया जा रहा है। नमस्कार।